दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज हमारा ये 5वां सेट है जिसमें हम प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो अब तक के एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों, यह परिभाषा दी है जॉन सीले ने। और जॉन सीले ने कहा है कि जनतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो जनतंत्र होता है या जिसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं, ये प्रजा के लिए प्रजा द्वारा शासन होता है। इसे किसने कहा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ये स्टेटमेंट। और अरस्तू ने कहा है कि लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है। जैसा कि आपको पता है कि अरस्तू को राजनीति विज्ञान का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, और इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का नव शास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया। ये कब हो गया? 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण, यूरोप के कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण और मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी के कारण, क्योंकि ये जो नव शास्त्रीय सिद्धांत है ये 19वीं शताब्दी की तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट आने लगी थी उसके कारण, और मार्क्स की शिक्षाओं की क्रांति के भय के कारण। दोस्तों, एक आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इस वर्तनी की गलतियों पे ध्यान मत दीजिएगा। ये मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग एरर हो जाता है जो टाइपिंग करने वाले लोग होते हैं। जैसे तकनीक की वर्तनी गलत है तो इसके ऊपर आप लोग मत जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये देख लीजिए आप लोग कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से जो बहुत सारे विचारक हैं हमारे, उनके जो स्टेटमेंट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं इनको हमें देखना है। तो इसमें ऑप्शन है डेविड ह्यूम, जे ब्राइस, आर.एम. मैकाइवर और सी.एच. कूले। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, आर.एम. मैकाइवर। इन्होंने ही कहा है कि जनतंत्र की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. राय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है। एम.एन. राय के विचार को क्या जाना जाता है? उग्र मानवतावाद, लोकतांत्रिक मानवतावाद, लोकतांत्रिक साम्यवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद। तो साथियों, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, उग्र मानवतावाद इनके जो विचार हैं उसको माना जाता है। जो एम.एन. राय साहब हैं ये भारतीय पुनर्जागरण का प्रसार करना चाहते थे। इनका उद्देश्य था उग्र मानवतावाद के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना। ये देश और विदेशों में उग्र मानवतावाद के जनक के रूप में विख्यात हुए। 1931 में स्वतंत्र भारत इनकी पत्रिका है दोस्तों, स्वतंत्र भारत। ये स्वतंत्र भारत इनकी पत्रिका है, जो साप्ताहिक पत्रिका है। और इसमें जो है इसका संशोधित जो रूप आया वो 1949 में आया और इसका नाम था रेडिकल ह्यूमनिस्ट। और उग्र मानवतावाद पूर्ववर्ती और समकालीन सभी विचारकों से भिन्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एम.एन. राय के संगठित लोकतंत्र में अनिंतिम शक्ति निहित होती है। तो अनिंतिम शक्ति दोस्तों किसमें निहित होती है? राजनीतिक दलों में, लोगों में, चुने हुए लोकप्रिय स्थानीय समिति में, विशिष्ट वर्ग में। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, लोगों में। जो संगठित लोकतंत्र में अंतिम रूप से जो शक्ति है वो लोगों में निहित होती है। इन्होंने सच्चे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति को ठुकरा दिया था और दल प्रणाली को समाप्त तक करने की बात इन्होंने की थी। सार्वजनिक मामलों में जनसाधारण को अधिकाधिक भाग लेने
का समर्थन किया इन्होंने। राय ने इस प्रकार के लोकतंत्र को संगठित लोकतंत्र कहा और इस प्रकार के शासन में सर्वोच्च शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति आदेश नहीं देगा, बल्कि शक्ति जनता की स्थानीय समितियों के हाथ में होगी। कोई किसी को शक्ति नहीं देगा, ये सबके पास पावर होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन है रूसो, डनिंग, डी टाकविले और जेम्स मेडिसन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, डी टाकविले। इन्होंने स्वतंत्रता और समानता के सामंजस्य की समस्या पर, यानी स्वतंत्रता और समानता इन दोनों का सामंजस्य बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम स्वतंत्रता देते हैं तो फिर समानता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता में प्रॉब्लम आती है। तो इन्होंने लोकतंत्र पर आक्षेप किया है। उनके अनुसार लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। यानी कि समानता को हम जितना बढ़ावा देते हैं, स्वतंत्रता हमारी सीमित होती जाती है। लोकतंत्र बहुमत का शासन स्थापित करता है, जो बहुमत की निरंकुशता का रूप धारण करता है। ये इनका विचार था, यानी कि बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है डी टाकविले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत पूछा जा रहा है इसमें? तो देखते हैं इसमें क्या है। सामान्य कल्याण, प्राकृतिक समानता, राज्य के आधार के रूप में सहमति, व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण के संबंध में। तो इसमें से गलत पूछा है, तो इसमें हमारा बी वाला गलत होगा। बी वाला ऑप्शन गलत होगा, जो प्राकृतिक समानता की बात इसमें ये गलत है। ठीक है, सामान्य कल्याण, राज्य के आधार के रूप में सहमति, जैसा कि रूसो ने कहा था कि एक सोशल एग्रीमेंट है, इसी के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण के संबंध में ये सारी बातें सही है। इनकी एक रचना थी जिसमें इन्होंने लिखा, इनकी रचना का नाम है अ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। दोस्तों क्या नाम है इसका? अ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें इन्होंने प्राकृतिक समानता की नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की चर्चा की है। इन्होंने दो प्रकार के विषमताओं की चर्चा की है। एक है आपका प्राकृतिक विषमता और दूसरा है परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता को रूसो अपरिवर्तनीय मानते हैं, कि कहते हैं कि जो प्राकृतिक, जो नेचुरल रूप से जो इनइक्वालिटी है वो बिल्कुल अपरिवर्तनीय है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई जानवर है, तो इन सब चीज़ों में तो आप नहीं परिवर्तन कर सकते। कोई गोरा है, कोई काला है, तो ये सब क्या हो गई? प्राकृतिक विषमता हो गई। और परंपरागत विषमता जो है वो विशेषाधिकार का पोषक है। जो परंपरागत विषमता है वो एक विशेषाधिकार का पोषक है जिसे समाप्त किया जा सकता है। जैसे हमारे समाज में ऊंच नीच, कुल और जाति पाति धर्म, ये सब क्या है? ये सब परंपरागत विषमता है। इसको हम चाहें तो इसको जो है समाप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान का सिद्धांत। सुषुप्त श्वान, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान के सिद्धांत का आशय है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहत संतोषप्रद है। निम्न सहभागिता बिलगाव एवं आवश्यक हानि को इंगित करता है। ये हानि हो गया है दोस्तों, हानि है, हानि को इंगित करता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा उत्तर साम्यवादी राज्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का पोषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान, इसका जो सिद्धांत है वो क्या है? निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहत संतोषप्रद है। इसे जो है, इस सिद्धांत को किसने दिया है? आमंड और बर्बा ने। किसने दिया है दोस्तों? आमंड और बर्बा ने दिया है। और नागरिकों का शासन के मामलों में निम्न सहभागिता के रूप में व्यवस्थापित किया आमंड और बर्बा ने। यह स्थिति सरकार के बृहत संतोषप्रद रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है।
कारण इसका दे रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो साथियों, इसमें जो पहला हमारा ऑप्शन है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं का निर्माण और उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व जो है, अगर उप क्षेत्रों और मोहल्लों को सौंपा जाए तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है और यही इसका उद्देश्य है। क्योंकि क्या हुआ, अगर हम विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि जो शक्ति है, काम करने की शक्ति, शासन की शक्ति, उसको हम जो है विकेंद्रित करें, यानी कि एक आदमी एक सेंटर में न रह के वो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत हो जाए। तो अगर आप पावर इन लोगों को दे सकते हैं, जो उप क्षेत्रों मोहल्लों के बीच जो अगर दे सकते हैं, तो विषमता कहाँ से उत्पन्न होगी? वहाँ से लोगों के अंदर विषमता कम होगी, और जबकि यहाँ कह रहा है विषमता उत्पन्न होगी, तो ये गलत हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सही है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि अभी ग्राम प्रधान का चुनाव भी होने वाला है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे सीटें आरक्षित होती हैं, जैसे महिला की आरक्षित हुई या SC ST की आरक्षित हुई, तो जैसे महिला की जब आरक्षित होती है तो नाम मात्र की महिला प्रत्याशी होती है, लेकिन उसका जो पूरी तरह से उसका जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य है उस ग्राम प्रधान का, वो सब कौन करता है? उसके हस्बैंड करते हैं। या और देखते हैं, जैसे SC ST की जब सीट आरक्षित हो जाती है तो उसमें देखा ये जाता है कि जो उस क्षेत्र के जो अभिजन वर्ग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी गरीब SC ST को पकड़ते हैं और उसको पूरी तरह से फंड करते हैं और उसको चुनाव लड़ाते हैं, और उसका जीतने के बाद उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये देखने को मिलती है। तो इस तरह से नंबर 10 है, लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। किसका कथन है? ऑप्शन है प्लेटो, गैटल, अरस्तु और बोधा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अरस्तु ने कहा था कि लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, और इन्होंने जैसा कि आपको मालूम है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, 158 देशों के संविधान का, और इसके बाद इन्होंने शासन की 6 प्रणाली का वर्गीकरण करते हुए कहा था कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। राजतंत्र को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कहा था, और जो हमारा लोकतंत्र है इसको इन्होंने सबसे विकृत शासन प्रणाली कहा था। और यहाँ पर जो है इन्होंने फिर मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि सबसे व्यवहारिक शासन जो है वो कौन सा है दोस्तों? पॉलिटी जो है वो सबसे व्यवहारिक शासन प्रणाली है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों तथा स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहलाता है, जिनका अत्याचार राजतंत्र या कुलीन तंत्र से अधिक होता है। यानी कि इन्होंने राजशाही कुलीन तंत्र के बाद पॉलिटी को मतलब मध्यम वर्ग माना है, और इन्होंने जो है जो सबसे भ्रष्ट रूप बताया वो निरंकुश तंत्र, स्वेच्छा तंत्र, धनिक तंत्र या गुड़ तंत्र और लोकतंत्र को इन्होंने सबसे भ्रष्ट शासन प्रणाली के रूप में चित्रित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, पॉलिटी यानी कि संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा प्लेटो, अरस्तु, सिसरो और पॉलीबियस। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ये अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को राज्य का सर्वोत्तम रूप कहा है। इसमें शासन सत्ता न तो अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के हाथ में रहती है और न ही बहुसंख्यक निर्धन वर्गों के हाथ में। इस प्रकार का शासन न तो निर्धनों का शोषण कर सकता है और न ही धनिकों पर अत्याचार के लिए सोच सकता है। ठीक है, तो ये इनका कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो इसमें ऑप्शन है लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स,
और जीएस बिल। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो हाप्स होगा। हाप्स जो है स्वतंत्रता और सुरक्षा की बहस में व्यक्ति की सुरक्षा को अधिक समर्थन महत्व देता है। वह किसी विशिष्ट शासन प्रणाली का विरोध अथवा समर्थन नहीं करता है, बल्कि उसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था, जिससे कि व्यक्ति में निहित दुर्गुणों को नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। किसने मील को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? विरक्त प्रजातांत्रिक का मतलब कि वो प्रजातांत्रिक से हट गया, मतलब वो प्रजातंत्र की बात तो करता है लेकिन प्रजातंत्र से हटा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है सेवाइन, सी एल वेपर, लॉर्ड लोथियन और डनिंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, सी एल वेपर। सी एल वेपर ने मील को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि मील का विचार था कि स्वतंत्रता की भांति ही लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मील सच्चे और झूठे लोकतंत्र में विभेद करता है। बहुमत के ऊपर आधारित जनतंत्र, ये कहता है कि जो बहुमत के ऊपर आधारित जनतंत्र है एक झूठा जनतंत्र है, क्योंकि यह मनुष्य के बुद्धि तथा चरित्र के आधार पर अंतर की अवहेलना करता है। ये मनुष्य की बुद्धि और चरित्र के आधार पर जो है शासन की बात करता है। इसके विपरीत वह जो है जनतंत्र, जिसमें समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है, सच्चा लोकतंत्र कहता है। तो सच्चा लोकतंत्र किसे कहता है? इसे समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? ऑप्शन है मधु लिमये, दूसरा है विनोबा भावे, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा है मोरारजी देसाई। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण जो है ये सही है। इन्होंने जो है अ पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल आर्डर में लिखा है कि बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं। अतः वे दल विहीन लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करते हैं। और 20वीं शताब्दी में 70 के दशक में उनके आंदोलन का उद्देश्य जनसाधारण की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना था। इसी आधार पर उन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया था। और आप लोगों को पता होगा कि जो जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था, उसी से भयभीत होकर जो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य के एक औद्योगिक राज्य बन गया है? ऑप्शन है गैलब्रेथ, मैकफर्सन, किन्स और रूजवेल्ट। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, गैलब्रेथ है। गैलब्रेथ ने अपनी एक महत्वपूर्ण इनकी रचना है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। क्या है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट? इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य जो है एक औद्योगिक राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र का विकृत रूप है। बहुतंत्र जो है पॉलिटी का विकृत रूप है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? अल्पतंत्र, निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुतंत्र का विकृत रूप जो है वो इन्होंने बताया है लोकतंत्र को। इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, डेविड बी ट्रूमैन, सी राइट मिल्स और हैरोल्ड लासवेल। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, डेविड बी ट्रूमैन। ये जो है प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को सामाजिक समूहों के व्यक्तित्व तथा स्वायत्त को स्वीकारना चाहिए तथा देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। जो डेविड ट्रूमैन है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। पुस्तक का नाम है इनके द गवर्नमेंटल प्रोसेस।
इसमें इन्होंने लोकतंत्र के अंतर्गत सामाजिक समूहों की पारस्परिक क्रियाशीलता को स्वीकार किया है तथा प्रत्येक व्यवस्था में समूहों के अस्तित्व को अनिवार्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट है, लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण गायटानो मोस्का, लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण हीगल और लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये वाला जो ऑप्शन सी है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि हीगल ने लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने राज्य का कारपोरेट दृष्टिकोण दिया था, इसलिए वाला ऑप्शन सही है, मतलब सही है, यानी कि ये वाला गलत है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? ऑप्शन है जे रूसो, कार्ल मार्क्स, ए बाकुनिन और जे मेडिसिन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। जे मेडिसिन जो है इन्होंने प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है। तो ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जब भी लोक कल्याण की बात होगी तो वो लोकतंत्र में ही हो सकता है, कुलीन तंत्र में तो नहीं हो सकता है, अराजकतावादी सिद्धांत पर भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये राज्य को समाप्त करने की बात करते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत में भी लोक कल्याण नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो आज हम यहीं फिनिश करते हैं अपने इस क्वेश्चंस की सीरीज को, और नेक्स्ट सीरीज में हम फिर से आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाएं। और आप लोग कमेंट ज़रूर करें, आप लोग अपना जब फीडबैक देंगे तो हम उसी तरह से अपने इस सीरीज़ में इम्प्रूवमेंट करेंगे और जैसी आप लोगों की डिमांड होगी उस तरह से सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।